बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आप तमाम स्टूडेंट नई अनाउंसमेंट सुन ही ली होगी कि इस साल जो आपके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के इम्तहानात होने वाले हैं उसमें MCQs के लिए आपने OMR शीट का इस्तेमाल करना है। ये OMR शीट क्या है और इसको आप किस तरीके से पेपर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये सारी मालूमात इंशाल्लाह इस वीडियो में आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये शीट दरअसल है क्या। तो OMR शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक सिस्टम है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इंटर कर रहे होते हैं। तो इस शीट को आप इस साल अपने इम्तहानात में सिर्फ़ और सिर्फ MCQs अटैम्प्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि सेक्शन B शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सेक्शन C लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके लिए आप आंसर कॉपी जो कि रिवायती अंदाज से यूज़ होती आ रही है उसको यूज़ कर रहे होंगे। और ये पहली मरतबा है कि हमारे बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने इस शीट को इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि जो चेकिंग के मराहिल हैं वो जल्द तय पा जाएँ और इसी तरीके से चेकिंग में होने वाले जो एरर्स हैं और मिस्टेक्स हैं उससे बचा जा सके। इसी तरीके से तलबा को इस सिस्टम के ज़रिए चीटिंग से ही बचाया जा सकता है और इम्तहानात में चीटिंग के लिए उनकी हौसला शिकनी होगी। तो ये दरअसल मकासद हैं और ये इंट्रोडक्शन है आपकी OMR शीट का। तो चेयरमैन साहब ने अपनी एक वीडियो जारी की और उस वीडियो में उन्होंने OMR शीट की एक झलक दिखाई जो कि हमने वीडियो से कैप्चर कर ली है, जिसके ये 3 हिस्से हमारे सामने आए हैं और हमने आपके लिए इन तीनों हिस्सों को मिलाकर एक बाकायदा शीट बना ली है। उस शीट पे आपको पूरा समझाएंगे भी कि आपने किस तरीके से फिल करनी है और फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है कि जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपनी प्रैक्टिसिंग का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपके सामने ये इनिशियल पेज का हिस्सा है जिसमें कुछ आपने चीज़ें फ़िल करनी है। अब कहने का मकसद है सर ये तो OMR शीट है ना, तो इसको फ़िल करने का तरीक़ेकार कुछ अलग है और आप ये बताएं कि हम इसमें पेन वगैरह कौन से यूज़ करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो हिदायत अभी तक सर्च करने के बाद मिली है, अच्छा ये हिदायत मैंने फेडरल बोर्ड से हासिल की है क्योंकि हमारे बोर्ड ने अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी कोई भी मज़ीद डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दी। लेकिन चूँकि OMR शीट चाहे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची हो या फेडरल बोर्ड हो, सब सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने वहाँ देखे हैं, लाजमी सी बात है वो यहाँ पर भी अडॉप्ट होंगे। तो वो रूल्स मैं यहाँ आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली बात ये कि जब आप इस शीट को फिल करने जा रहे हैं तो आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का भी ऑप्शन दिया गया है और आप पॉइंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखो बेटा, मसला ये है कि ये शीट जो है ना, बाद में ये जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन होती है वैसे ही किसी स्कैनर से गुजारी जाएगी। तो अगर आप इंक पेन यूज़ करते हैं या इसके अलावा कोई ऐसी ही इंक यूज़ करते हैं जो कि हीट होने के बाद, क्योंकि मशीन में जब पेपर जाता है या फ़ोटोकॉपी होकर पेपर आता है तो आपको ये बात पता है कि वो पेपर क्या होता है, थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। तो इंक पेन का मसला यही है कि इंक वो हीट होने के बाद मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद वो पेपर पे फैल सकती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अभी हमें आइडिया नहीं है कि ये हमें किस क्वालिटी का पेपर दे रहे हैं OMR शीट के ऊपर, लेकिन जो प्रैक्टिसिंग हमने स्टूडेंट को करवाई है वो एक अच्छे पेपर के ऊपर करवाई है, तो हमें इस चीज़ का भी हतमी तौर पे आइडिया नहीं है। फिर अगली बात ये कि सर अगर हमें कन्फ्यूजन हो तो इनिशियली हम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन में ये बात साफ वाज़ेह कर दी गई है कि आप पेंसिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सारी बातें आपको बार बार से समझा रहे हैं क्योंकि अगर आपने किसी भी तरीके से अपनी शीट को ख़राब करने की कोशिश की तो इन्होंने ये बात मेंशन कर दी है कि आपको कोई भी दूसरी शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी आपके एग्ज़ाम का 40% हिस्सा आपके MCQs वो पूरा के पूरा नलिफाइड हो जाएगा। तो बड़े ही एहतियात से आपने इस शीट को फिल आउट करना है। अब इस शीट को फिल करने का जो पूरा तरीक़ार है वो आपसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे हर सेक्शन को। तो ये आ गया पहला हिस्सा। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप दिया है। तो ग्रुप का मतलब ये है कि आइदर आप प्री इंजीनियरिंग से हैं या आप प्री मेडिकल से हैं। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट भी अपने ग्रुप को इसी तरीके से मेंशन करेंगे। दैन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हवाले से आप केमिस्ट्री लिख दें। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो वो आपका पेपर 1 कहलाता है, अगर आप सेकेंड ईयर में तो पेपर 2 कहलाता है। दैन उसके बाद जिस दिन आपका ये पेपर हो रहा है वो तारीख़ आपने मेंशन करनी है। फिर आ जाएगा आपके सेंटर का नाम। अच्छा, जो आपका एडमिट कार्ड है ना उस पर आपके सेंटर का नाम बहुत अच्छा सा लिखा हुआ होता है, तो आपने अपनी तरफ से कोई भी कॉलेज का नाम गैस नहीं करना है। जो एडमिट कार्ड के ऊपर जिन अल्फाज के साथ वो नाम लिखा है वो आपने यहाँ पे तहरीर कर देना है। फिर बारी आएगी एनुअल और उसके साथ ईयर की, और उसके बाद इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर आपको इनरोलमेंट कार्ड मिल चुका है देन गुड, आप इनरोलमेंट कार्ड नंबर लिखेंगे। अगर नहीं मिला अभी तक तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे अप्लाइड फॉर।
तो ये इनिशियली आपका हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि यहाँ पर जो ये QR कोड है, अच्छा इस QR कोड को स्कैन नहीं कीजिएगा, पता नहीं है मैंने इंटरनेट से कोई रफ़ QR कोड निकाला है, सिर्फ सैंपल के तौर पे ये आपके सामने डिस्कस कर लिया मैंने। तो इधर आपने किसी किस्म की कोई मार्किंग नहीं करनी। इसी तरीके से पेन को चेक करने की गर्ज से आपने अतराफ़ में पेन को रब नहीं करना कि मैं चेक करूँ पेन चल क्यों नहीं रहा या पेन सही चल रहा है या नहीं। इसी तरीके से ये कुछ रेफरेंस पॉइंट हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये कि अगर कभी कैम स्कैनर यूज़ किया हो तो आइडिया होगा कि जब तस्वीर खींचते हो तो क्या करता है कैम स्कैनर, उस पेज का एडजस्ट करता है। तो इसी तरीके से इस पेज पे भी इसी तरीके से 4 रेफरेंस पॉइंट है कि जब स्कैनर में पेज जाएगा तो उन रेफरेंस पॉइंट की मदद से स्कैनर पेज को एडजस्ट करेगा, देन फिर आपके आंसर को स्कैन करके मैच करेगा। जनाब ये एक हिस्सा आपका मुकम्मल हुआ। अब डिस्कस कर लेते हैं इस दूसरे हिस्से की तरफ। अब दूसरे हिस्से में क्या आ रहा है, रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर के हवाले से कुछ हिदायत हैं कि आपने पहले अपना रोल नंबर इन ब्लैंक स्लिप पर लिखना है। पहला काम तो ये, जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद आपने रोल नंबर को इन बबल्स के ज़रिए भी फिल आउट करके दिखाना है। ठीक है, और एक कॉलम में एक बबल फिल करना है। क्या मतलब एक कॉलम में एक बबल? देखो ये मिसाल के तौर पे कोई एक रफ सा रोल नंबर है, सही। अब कहने का मकसद ये होना तो ये चाहिए कि 2 को इस कॉलम में आके मैं फ़िल करूँ, 0 को मैं इस कॉलम में आके फ़िल करूँ, 1 को मैं इस कॉलम में आके फ़िल करूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कन्फ्यूजन में ऐसा ना कर देना कि एक ही कॉलम में ये सारे के सारे नंबर फिल आउट कर दो। अगर आपने ऐसा किया है तो ये काम गलत है, और फिर वही बात है कि आपको दूसरी शीट तो मिलेगी नहीं, तो ये शीट आपकी यहाँ ख़राब हो चुकी है, नलिफाइड हो चुकी है। तो आपने इंतहाई एहतियात के साथ जब आपसे कहा जा रहा है कॉलम, तो फिर कॉलम में देखते हुए 2 को ऐसे फिल आउट कर दें, फिर 0 को अगले कॉलम में, दैन 1 को अगले कॉलम में, दैन फिर बाकी नंबर्स को इसी तरीके से आपने फिल आउट करना। सही, तो लिखना भी है और लिखने के बाद आपने क्या करना है, बबल्स को फिल भी करना है। एक कॉलम में एक बबल को फिल करना है विद द रिस्पेक्टिव नंबर। फिर बात आ जाती है MCQ कोड की। तो MCQ कोड क्या है ये मैं अभी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। अब ये जो भी नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा उसको आपने ऊपर इसी तरीके से लिखना है, देन आपने इसको फिल आउट करना है। अच्छा, TH स्क्रिप्ट नंबर से मुझे क्या बात समझ में आई? मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि देखें ये तो हो गया MCQs का हिस्सा आपका, लेकिन आप सेक्शन B और C किस में सॉल्व कर रहे हैं? आप सेक्शन B और C सॉल्व करेंगे कॉपी में। तो आपकी OMR शीट और कॉपी में लिंक हो जाए तो उस लिंक की वजह से जो आपकी सेक्शन B और C की कॉपी है यानी आंसर कॉपी है, उसका जो भी कोड है वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ताकि आपकी OMR शीट और आंसर कॉपी दोनों आपस में लिंक कर जाएं। तो इसका भी जो भी नंबर होगा उसको आपने यहाँ पर उतारना है, देन उसके बाद वही बबल को आपने फिल कर देना। सही, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कहने का मकसद ये है कि रोल नंबर जो आप फिल कर रहे हैं बबल को कलर करके, उसके भी कुछ उसूल और कवानीन हैं, तो वो भी आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं ऐसा करता हूँ 2 पे टिक लगा लूँ, तो ये 2 पे टिक लगाने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने इसको फिल ही करना है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ क्रॉस लगा लेता हूँ। क्रॉस लगाने से ये बात वाज़ेह तो हो गई कि मैंने 0 को सेलेक्ट किया था, नहीं भाई ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से आपने पार्शली फिल कर दिया किसी भी बबल को, तो ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं होगा। फिर हमारे कुछ समझदार किस्म के स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं अगर मैं कोई भी नंबर कलर कर रहा हूँ तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सा नंबर बबल फिल किया है, क्योंकि पूरा फिल करने के बाद तो नंबर ही डिसअपेयर हो जाता है। तो बराए मेहरबानी अपनी ये समझदारी और लॉजिक यहाँ आप ना चलाएं, बिकॉज ये मशीन में जाना है और मशीन को प्रोग्राम किया जा चुका है, वो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। इसी तरीके से मज़ीद भी कुछ सिंबल्स नज़र आ देते हैं, जैसे कि कोई प्लस का साइन लगा लेता है, फिर मज़ीद एक सिंबल है कि भाई माइनस का साइन लगा के मैं अपने नंबर को वाज़ेह कर दूँ। तो ये तमाम के तमाम जो तरीक़ेकार हैं ये रॉन्ग हैं, आपने इसको हरगिज़ 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 नहीं अपनाना। दुरुस्त अंदाज़ यही है कि आपके पास जो ये रोल नंबर वाला हिस्सा है अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड पे देख के वो नंबर उतारें और फिर इन तमाम बबल्स को मुकम्मल तौर पे फिल कर दें। अच्छा, ये अभी स्लाइड में मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो उसमें ये थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जूम हुई है स्लाइड। बहरहाल आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये गैप भी वाज़ेह ना हो रहा हो, मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से आपका बबल फिल हो। तो ये तो बात हो गई रोल नंबर की। अब बात आई MCQ कोड की। MCQ कोड की ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें कोई कोड लिखा हुआ होगा MCQ का, वो कोड जो भी है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर उतार लेना है। सही, तो आपने यहाँ पर वो कोड लिखा और कोड लिखने के बाद उसके बबल को फिल किया। तो ये है दरअसल MCQ कोड की कहानी कि मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ MCQ के पेपर मिलेंगे, उनके कोड होंगे और तमाम पेपर में जो MCQs हैं वो MCQs डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि MCQs का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये MCQ कोड वाली लॉजिक भी आपको समझ में आ गई। अब बारी आती है कि आपने बाकी का जो हिस्सा है यानी कि
जिसमें आपने अपने MCQ के आंसर मार्क करने हैं, तो उसका तरीक़ार क्या होगा। तो अब एस्ट्रिक बना हुआ नहीं आएगा, एस्ट्रिक के बजाय क्या आएगा, ABCD इस तरीके से किसी भी MCQ के ऑप्शन लिखे हुए होंगे जो कि आपने यहाँ पर फिल करने। अब फिल करने के लिए क्या है, फिल करने के लिए दोबारा कुछ उसूल देख लो। पहली बात तो डिस्कस हो गई कि ब्लैक पेन या ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है, सही है, इंक पेन यूज़ नहीं करना, मार्कर यूज़ कर सकते हो, पॉइंटर यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद जो लेड पेंसिल है, यानी कि जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो सख्ती से मना है। सख्ती से मना का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, अगली बातें बड़ी अहम है। वो अगली बात क्या है कि हर क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है। तो आपने क्या करना है, हर रॉ में से सिर्फ और सिर्फ एक बबल को ही फिल करना है। अब यहाँ पर कुछ सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये कहते हैं कि क्यों ना हम किसी भी ऑप्शन के चारों बबल्स को फिल कर दें, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता है कि सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है और वो तो सिर्फ करेक्ट आंसर को रीड कर रहा है। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, और अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी कर लेते हैं तो आपके पेपर का 40% हिस्सा वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरीके से ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली कि आपने अगर किसी भी बबल को हाफ फिल किया है, पार्शली फिल किया है, या उसको कैंसिल करके दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब वही बात कि एक से ज़्यादा बबल फिल कर दिया तो कंप्यूटर तो रीड ही नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर को प्रोग्राम इस तरीके से किया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा बबल फिल करते हैं, कटिंग कर देते हैं, यानी कि ओवरराइट करते हैं किसी भी बबल के ऊपर, तो वो आपका आंसर यानी वो वाला आपका जो MCQ है उसको इनकरेक्ट शुमार किया जाएगा, और इसकी ज़िम्मेदारी तमाम के तमाम स्टूडेंट की ही है। इसी तरीके से दोबारा वही बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इस बात की हिदायत दी जाती है कि जनाब आप अपनी शीट को फिल करने के लिए इंतहाई एहतियात से काम लीजिए। इन केस अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपको दोबारा ये शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी आपकी ही है। देन उसके बाद ये जो आपके आंसर्स हैं, उस आंसर को फिल करने के लिए दोबारा मैं यही कहूँगा कि आपने ये सारे अंदाज़ नहीं अपनाने, आपने मुकम्मल तौर पे अपने आंसर को फिल करना है। इन केस अगर आपको लग रहा था कि वो तो ऑप्शन डी सही था, मैंने तो गलती से ऑप्शन सी फिल कर दिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप इस पर वाइटो लगाएं, और वाइटो लगाने के बाद दोबारा डी को सेलेक्ट करें, तब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपने जो भी ऑप्शन को फिल करना है तो इंतहाई एहतियात के साथ पुरएतमाद तरीके से आपने इसको फिल करना होगा। दैन इसी तरीके से आपने फ़र्दर इस किस्म के सिंबल से इज्तिनाब बरतना है। अगर आप शीट को फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से आपने किसी भी MCQ के ऑप्शन के बबल को फिल कर देना होगा। एंड में आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर है। आपके साइन और आपके एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद या एग्जामिनेशन रूम में मौजूद जो इन्विजिलेटर हैं वो इस पर साइन कर देंगे। यूँ इस तरीके से आपका ये OMR शीट का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। आखिरी अहम बात यह कि क्योंकि ये शीट स्कैनर में जाएगी ताकि इसमें से आंसर चेक हो जाएँ, तो बराए मेहरबानी एहतियात कीजिएगा, इसको मोड़िएगा नहीं, ना ऊपर की तरफ से ना नीचे की तरफ से, ना इसका कोई लिफाफा बना के किसी दूसरे दोस्त तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये शीट मुड़ जाती है तो फिर ये मशीन में प्रॉपर अंदाज से नहीं जा सकेगी। और फिर वही बात है कि अगर इससे किसी किस्म का भी नुकसान हुआ तो नुकसान के ज़िम्मेदार यकीनन तालिब इल्म खुद ही होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये जो शीट समझाई है आपको बेहतर अंदाज से समझ में आ गई होगी, और साथ में ये शीट और इसके साथ जो एक सैम्पल पेपर है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, जिस पर क्लिक करके आप OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।